अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 7 एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे। तो आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए, हम आपको सिलेबस बता देते हैं। तो कंटेंट ओपन कर लिए। जैसे कि हमने आपको पिछली बार PA2 का सिलेबस बता दिया था। तो हिस्ट्री में हमने बताया था कि आपके चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 ये 2 चैप्टर हिस्ट्री में होंगे। PA2 का बता रहे हैं हम, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में हमने बताया था चैप्टर नंबर 16 और 17 होगा। और सिविक्स का हमने बताया था चैप्टर नंबर 25 और 26। तो ये दो चैप्टर आपके तीनों में आ रहे थे। हिस्ट्री में भी 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 और 7 हिस्ट्री में, ठीक है। 6, 7 PA2 में और 16, 17 PA2 में ज्योग्राफी में, और 25, 26 सिविक्स में PA2 का हो गया, ठीक है। अब हमने जो उस दिन पढ़ा था वो पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 6 टाउन ट्रेड्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ये 2 पार्ट में पढ़ा था, पार्ट नंबर 8 और 9। इसमें एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 16 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये हमने पार्ट नंबर 6 में करा है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट होगा। कितने में स्टार्ट होगा? ये हमारा पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 7 में स्टार्ट होगा और हो सकता है 8 तक जाए या हो सकता है 7 में कंप्लीट हो जाए। तो पेज नंबर 111 ओपन कर लिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16, ठीक है। पेज नंबर 111 ओपन कर लिए। चलिए अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है ये, और वैसे बुक में देखें तो चैप्टर नंबर 16 आ रहा है, 16वें नंबर पे आ रहा है। चलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले पार्ट लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स कौन सा पार्ट है हमारा? पार्ट नंबर 7 है, तो यहाँ पर पार्ट नंबर 7 लिख लिए। उसके बाद डेट लिखनी है आपको। तो डेट किस दिन की लिखेंगे? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आप अपने आप डेट लिख देंगे, ठीक है। जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा। चैप्टर का नाम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब कुदरती जो वेजिटेशन है और कुदरती जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेट्स रीड। द नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स दोज प्लांट्स विच ग्रू नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। अभी कह रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन उस प्लांट्स को कहते हैं जो कि नेचुरली उगती है, अपने आप कुदरती उगती है, बिना किसी इंसान के इंटरफेरेंस में। मतलब कोई इंसान उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है, किसी इंसान का उसमें हाथ नहीं होता है, कोई ह्यूमन बीइंग उसमें कोई काम नहीं करता है। वो नेचुरली कुदरती अपने आप वो चीज़ें उगी आती हैं, वो प्लांट, वो पौधे, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली उग रहे हों, चाहे इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता। वो नेचुरली कुदरती खुद अपने आप उगती हैं। द वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। और उसमें वाइल्ड लाइफ में क्या आता है? वो सारे नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मतलब जो कि हम पाल नहीं सकते, वो सारे जानवर, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एक्सेट्रा। वाइल्ड लाइफ में क्या आ गए? वो सारे जानवर जिन्हें हम पाल नहीं सकते, और सारे रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जो हैं, ठीक है, और बर्ड्स, और वो सारी चिड़ियाँ। विच लिव इन नेचुरल हैबिटाट्स, जो कि नेचुरल हैबिटाट्स में रहते हैं, ना कि हमारे घर में रहते हैं। अब जैसे कि डॉग है, कुत्ता जो होता है, और जैसे कि बिल्ली है यानी कैट है, अब उसे हम पालते हैं, वो हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, तो वो हमारे वाइल्ड लाइफ्स में नहीं आएंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ्स में क्या आया? टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रा, ठीक है, क्रोकोडाइल, एनाकोंडा, ये सब क्या आ गए? वाइल्ड लाइफ्स में आ गए, क्योंकि जंगलों में रहते हैं। उसके बाद और इनका अपना नेचुरल वेजिटेशन होता है हैबिटेट का, ठीक है। द जियोग्राफिकल फैक्टर्स which influence the growth and development of natural vegetation in a region are latitude of the place, relief and height of the land above sea level। अब ये कह रहे हैं वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स, वो सारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को, किसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को? नेचुरल वेजिटेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब जिसकी वजह से असर पड़ता है इन पर। किस पर? नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर जिसकी वजह से असर पड़ता है, वो क्या होता है? कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि इन अ रीजन आर लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। किसी रीजन में अगर बात करें तो किसी जगह का लैटिट्यूड क्या है, तो उसके लैटिट्यूड के हिसाब से भी वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन अलग होगा, ठीक है। उसके बाद रिलीफ एंड हाइट ऑफ अ लैंड अबव सी लेवल, कि जो सी लेवल से रिलीफ यानी कितना है, हाइट कितना है, लैंड ज़मीन का उसकी हाइट कितना है सी लेवल से, ठीक है, उसकी रिलीफ्स कितनी है। और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है उसकी, स्लोप ऑफ द लैंड एंड द टाइप ऑफ सॉइल, और स्लोप क्या है लैंड का, ठीक है, उसका टाइप ऑफ द सॉइल, सॉइल की टाइप क्या है, कैसी सॉइल वहाँ पर मौजूद है, कि फर्टाइल सॉइल है, इनफर्टाइल सॉइल है, ये सारी चीज़ भी वहाँ पर इफेक्ट करेंगी। एज द अबव फैक्टर्स वेरी ग्रेटली सो डज द नेचुरल वेजिटेशन। ये कह रहे हैं जैसे कि ये सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी बताए आपको, जिसकी वजह से हमारी नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग होती है हर जगह। तो ये इंडिया के अंदर तो अगर हम बात करें और ये कहीं भी बात करें तो हमारे नेचुरल वेजिटेशन जो है ये जो हमारे फैक्टर्स हैं सारे ये अलग अलग होते हैं हर जगह। कहीं पर सॉइल ब्लैक सॉइल मिल रही है, कहीं पर हमारी
कोई क्ले सॉइल मिल रही है, मतलब अलग अलग सॉइल्स मिल रही हैं, ठीक है। कहीं पर फर्टाइल सॉइल है, कहीं पर इनफर्टाइल सॉइल है, कहीं पर जो है हमारी वेट और क्लेई सॉइल है, कहीं पर हमारी ड्राई सॉइल है। तो उसकी वजह से अब ये फैक्टर्स भी अलग अलग हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे नेचुरल वेजिटेशन भी अलग अलग होंगी, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमारे नेचुरल वेजिटेशन भी अलग होंगे। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ये कह रहे हैं हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, उसे हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में ड्राइव कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट रखा है। पहला क्या है, फॉरेस्ट, दूसरा क्या है, ग्रासलैंड, तीसरा क्या है, शर्ब्स। क्या है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई कर रखा है, बांट रखा है। किस किस को, नेचुरल वेजिटेशन को। नेचुरल वेजिटेशन में हम 3 तरीकों से उसे बांटते हैं नेचुरल वेजिटेशन को। एक कहते हैं हम फॉरेस्ट, एक होता है हमारा ग्रासलैंड, एक होता है शरब्स। फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट ग्रोन इन द रीजन वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर एडिक्वेट। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर एडिक्वेट। ये कह रहे हैं फॉरेस्ट वहाँ पर ग्रो होते हैं, वहाँ पर बढ़ते हैं उस रीजन में जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा हो, एडिक्वेट हो, ठीक है। उसके बाद ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। और ग्रासलैंड किस एरिया में, किस रीजन में ग्रो करते हैं, जहाँ पर मॉडरेट रेन हो, ज़्यादा बारिश ना होती हो। श्रब्स की बात करें, श्रब्स क्या है, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। थॉर्नी श्रब्स और यानी कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, थॉर्नी श्रब्स होते हैं, वो सारे स्क्रब्स जो होते हैं ये सब किसमें, ड्राई रीजन में, सूखे इलाके में, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर उगते हैं, ठीक है। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर ये कांटेदार पेड़ उगते हैं, कांटेदार यहाँ पर वेजिटेशन होती है। उसके बाद आते हैं हम फॉरेस्ट पे। अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है हमारा फॉरेस्ट। यहाँ पर है हमारा फॉरेस्ट। पहला, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज दैट आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ रीजन विदाउट द हेल्प ऑफ मैनकाइंड आर नोन एज फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं फॉरेस्ट किसे कहते हैं, अब जब ग्रुप ऑफ ट्रीज़ जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी रीजन के पर्टिकुलर प्लेस पे उगा हुआ है, खूब सारे पेड़ उगे हुए हैं किसी भी इंसान की मदद के बगैर, मतलब किसी इंसान ने वो पेड़ ना लगाए हों, उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट। वो अपने आप ही पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी रीजन के पर्टिकुलर जगह पे, किसी इलाके में पेड़ उग आए हों, ठीक है, खूब सारे, और पूरा घना जंगल सा बन गया हो, उसे ही हम कहते हैं फॉरेस्ट, उसे हम कहते हैं जंगल। जिसमें जो है इंसान नहीं उगाता, वो नेचुरली अपने आप कुदरती उग आते हैं, ठीक है, कोई इंसान उसमें मदद नहीं करता। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट की टाइप्स देख लेते हैं। पहला क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और जिसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। पहला क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। दूसरा है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तीसरा है हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। चौथा है हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर पांचवा है मेडिटेरियन वेजिटेशन, और छठा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये 6 तरह के हमारे फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इसे कहते हैं। फिर दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, चौथा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट पांचवा, मेडिटेरियन वेजिटेशन पांचवा, और छठा कॉनिफेरस, क्या, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। क्या, कॉनिफेरस कांटेदार, नोकीले, कोन के शेप वाले, ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज रिमेन ग्रीन एंड डू नॉट शेड देयर लीव्स थ्रू एयर। ये कह रहे हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, वो पेड़ पूरे साल हरे भरे रहते हैं। रिमेन ग्रीन, हमेशा हरे भरे रहते हैं और अपनी पत्तियों को नहीं झाड़ते, पूरे साल उन पर पत्तियां लगी होती हैं। द डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। और जो डेसिडियस ट्रीज होते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, वो अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं पानी को बचाने के लिए। क्योंकि आप अगर जब बड़े हो जाएंगे तो आगे पढ़ेंगे, या हो सकता है 8th क्लास में 7th क्लास में आपने पढ़ लिया हो कि जो प्लांट होते हैं वो अपने पत्तों के ज़रिए क्या करते हैं, एवोपरेशन करते हैं, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पत्तों के ज़रिए पानी भाप बन के उड़ता है, पत्तों के ज़रिए पानी निकलता है, भाप बन के उड़ता है। तो उस इलाके में जहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं कि ज़्यादा पानी लॉस ना हो, ज़मीन से ज़्यादा पानी ना निकल जाए, ठीक है। टू कंजर्व द वाटर, ड्राई सीजन टू कंजर्व द वाटर। क्यों, वो अपने सूखे सीज़न में जब बारिश नहीं होती तो उस सीज़न में वो अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, क्योंकि अगर वो पत्तियाँ नहीं गिराएंगे तो एक तो बारिश वैसी नहीं हो रही है और पत्तियों के ज़रिए पानी और ऊपर चला जाएगा भाप बन के, तो इसलिए वो पत्ते गिरा देते हैं। अब ये कुदरत की चीज़ है, नेचुरली चीज़ है, हम तो कर नहीं सकते, ये ऊपर वाले ने बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब 1 बाय 1 एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
आर मोस्टली फाउंड इन ओरिनोको एंड द अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। और ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? ओरिनोको और अमेजन बेसिन जो है साउथ अमेरिका का, वहाँ पर पाए जाते हैं। एंड द कॉन्गो रिवर बेसिन इन अफ्रीका, और अफ्रीका में जो कॉन्गो रिवर बेसिन है वहाँ पर पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इन जगह पर भी पाए जाते हैं। और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड द वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट, और जो हमारे वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट है वहाँ पर भी। उसके बाद इन इंडिया द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड कर्नाटका। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं बच्चों, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है इंडिया की, उसके वेस्टर्न स्लोप्स में पाए जाते हैं। कहाँ पर? कर्नाटका और केरला में। कर्नाटका और केरला में हमारे पाए जाते हैं कौन से फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। थर्ड पॉइंट आ गया, दीज एरियाज आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। और ये एरियाज जो हैं इक्वेटर के दोनों साइड में मौजूद हैं, ठीक है, दोनों साइड। इक्वेटर हमारी बीच से पास होती है तो इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के नीचे, मतलब दोनों साइड इक्वेटर के मौजूद हैं। विद इन द ट्रॉपिकल जोन, मतलब ट्रॉपिकल जोन जो है हमारा उसके अंदर। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद नो ड्राई सीजन। ये कह रहे हैं ये जो रीजन है ये जो है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पर ये एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। और इसमें कोई ड्राई सीज़न नहीं होता, मतलब कोई सूखा सीज़न होता ही नहीं है, ठीक है। सूखा सीज़न ऐसा कोई आता नहीं है जिसमें बारिश ना हो, खूब गर्मी हो, ठीक है। 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बहुत बेहतरीन टेम्परेचर होता है यहाँ का, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल ऐसे ही रहता है। द टेम्परेचर इज़ अबाउट 15 to 30 डिग्री। पूरे साल ये 15 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ज़्यादा यहाँ पर गर्मी भी नहीं होती और ना ही ज़्यादा यहाँ पर सर्दी होती है। और हमेशा बरसात वाला मौसम रहता है, बारिश होती रहती है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इसका नाम पड़ा। फिर है ओवर अ स्मॉल एरिया हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज ग्रो साइड बाय साइड। ये कह रहे हैं छोटे से एरिया में ही ऐसे फॉरेस्ट में 100 पेड़ एक जगह साइड बाय साइड इधर उधर निकले रहते हैं। 100 पेड़ एक ही छोटी सी जगह पर उगे होते हैं। देयर आर नो प्योर स्टैंड्स ऑफ ट्रीज़, और किसी ट्रीज़ की, किसी पेड़ की कोई प्योर स्टैंड नहीं होती, सब एक दूसरे में मिक्स होती है। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सा बना होता है, गुच्छा सा बना होता है, सब इस तरह से यूँ करके पेड़ निकल रहे हैं, इधर उधर निकल रहे हैं, इस तरह से कोई प्योर स्टैंड्स नहीं होती, ये सब आपस में इस तरह से मिक्स होते हैं, बहुत करीब करीब बहुत सारे पेड़ होते हैं। दस दीज फॉरेस्ट आर लेस कमर्शियल वैल्यू, इसीलिए ये जो फॉरेस्ट हैं इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत कम है। द मेन हार्डवुड ट्रीज इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर रोजवुड, इबोनी, महोगनी, इवरी वुड, बैम्बूज एक्सेट्रा, रीड्स एक्सेट्रा। अब ये कुछ हार्डवुड, यहाँ पर कुछ हार्डवुड ट्रीज़ के नाम दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर रोजवुड, इबोनी, महोगनी, आइवरी वुड और बैम्बूज, रीड्स एक्सेट्रा। ये कुछ हार्डवुड ट्रीज़ के आपको नाम बताए हैं, हार्डवुड ट्रीज़ के नाम बताएं जो यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं, फाउंड होते हैं। फिर नेक्स्ट है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये कह रहे हैं जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसमें लार्ज वैरायटी की वाइल्ड लाइफ्स आपको देखने को मिल जाएंगी। विच इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक मंकी। इसमें कह रहे हैं उसमें वो एनिमल्स हैं जैसे कि मंकी हैं, गोरिलाज हैं, हिप्पोपोटामस हैं, जैगुआर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, एलिफेंट है, स्लोथ है एक्सेट्रा। और मैनी स्पेशीज़ ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स की भी काफ़ी स्पेशीज़ हैं जैसे कि पैरट्स है, हमिंग बर्ड्स हैं एक्सेट्रा आर फाउंड। अ वैरायटी ऑफ स्नेक लाइक, और वैरायटी ऑफ स्नेक्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जैसे कि पाइथन है, कोबरा, पिट वाइपर, क्रेट्स एक्सेट्रा, ठीक है, आर फाउंड हेयर। एनाकोंडा इज़ द लार्जेस्ट पाइथन विच डुएल्स हेयर। ये कह रहे हैं एनाकोंडा जो है सबसे बड़ा पाइथन होता है जो यहाँ पर फाउंड हो जाता है, जो यहाँ पर मिलता है, जहाँ यहाँ पर मौजूद है। अदर इंक्लूड्स क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड, टर्टल्स, बैट्स, पुमाज, स्क्वेरल्स। और कह रहे हैं दूसरे और जानवर जो मिलते हैं यहाँ पर जैसे कि क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है, टर्टल्स हैं, बैट्स हैं, पूमा है, स्क्वेरल्स है। आपने देखा होगा पूमा की जैकेट, पूमा की जूते तो शेर टाइप का बनाता है, चीता टाइप का, तो वो पूमा जानवर होता है, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर पर्टिकुलरली रिच इन इंसेक्ट लाइफ। और ये कह रहे हैं ये जो फॉरेस्ट हैं वो पर्टिकुलरली इंसेक्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा, किसमें? इंसेक्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच है। मतलब यहाँ पर डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे इंसेक्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आ गए हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पे। किस पे आ गए हम? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है वो हमारा मॉनसून सीजन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट भी कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को, और ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। सीजनल फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं ये सीज़न टू सीज़न चेंज होता रहता है,
क्या सीज़न टू सीज़न चेंज होता रहता है। फिर से कहूँ, क्या सीज़न टू सीज़न ये चेंज होता रहता है, इसलिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट कहते हैं। एज दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, क्यों? क्योंकि ये रीजन जो है एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंजेस, मतलब जैसे जैसे मौसम में चेंज आ रहा होता है वैसे वैसे यहाँ पर इन फॉरेस्ट में भी चेंज आ रहा होता है। डेसिडियस फॉरेस्ट को कहते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। दीज रीजन्स रिसीव रेनफॉल बिटवीन 50 to 200 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो 50 से 200 सेंटीमीटर के करीब होती है। दीज आर फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और ये जो है इंडिया के काफ़ी बड़े हिस्से में देखने को मिल जाएगा, मतलब इंडिया के ज़्यादातर हिस्से में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ। और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में आपको दिख जाएगा, कनाडा में है, एशिया में है, यूरोप में, जापान में और सेंट्रल अमेरिका में, ये सारे इन जगहों पर ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट मौजूद हैं, या आप इन्हें फाउंड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। उसके बाद दे एक्सपीरियंस अ लॉन्ग ड्राई सीजन फॉलोड बाय अ वेरी रेनी सीजन। ये कह रहे हैं इसमें जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है ड्राई सीज़न आता है, मतलब सूखा सीज़न आता है, साथ साथ में काफ़ी लंबे समय तक इसमें वेरी रेनी सीज़न भी होता है। मतलब रेनी सीज़न भी एक समय होता है कि रेनी सीज़न बारिश का मौसम होता है, एक समय ऐसा होता है जिसमें जो है काफ़ी लंबे समय तक सूखा सीज़न होता है, इसमें बारिश नहीं होती है काफ़ी लंबे समय तक। इसलिए क्या होता है, जब इसमें बारिश नहीं होती काफ़ी लंबे समय तक, तो तो क्या होता है, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। तो जो पत्तियां होती हैं, जो पेड़ होते हैं वो अपनी लीव्स को, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ड्राई सीजन में, सूखे सीजन में, पानी को बचाने के लिए। मैंने बताया कि कैसे बचाते हैं पानी को, अगर पत्तियां लगी रहेंगी तो पानी भाप बन के उड़ता रहेगा, पत्तियों के ज़रिए पानी निकलता रहता है, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर पत्तियां नहीं रहेंगी तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, पानी नहीं निकलेगा, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं उसे, सॉरी ट्रांसपिरेशन नहीं कहते हैं, आई थिंक कुछ और कहते हैं, मुझे सही से कन्फर्म नहीं है, ठीक है। मगर एक प्रोसेस होता है जिससे पानी में से जब धूप होती है तो पत्तियों में से हमारे भाप बन के पानी निकलता है, ठीक है। तो उसी के ज़रिए पानी एवेपोरेट होता रहेगा। अगर एवेपोरेट होता रहेगा तो पानी की कमी होती रहेगी, और ऊपर से सूखा मौसम है तो ड्राई सीजन में क्या करते हैं, पत्तियां गिरा देती हैं अपने आप को, पेड़ जो है उसकी पत्तियों को झाड़ देता है। सो दे गिव अ लुक ऑफ बैरन फॉरेस्ट। तो देखने में ऐसा लगता है कि पूरा फॉरेस्ट, पूरा जंगल बंजर है, बिल्कुल खाली टहनियाँ दिखती हैं, लकड़ियाँ। ऐसा फॉरेस्ट, ऐसा जंगल बन जाता है एक समय में जब सूखा पड़ रहा होता है, जब बारिश नहीं हो रही होती है, तो ये डेसिडियस फॉरेस्ट ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि सिर्फ और सिर्फ टहनियाँ हों, खाली पेड़ों की लकड़ियां दिखती हैं, पत्तियां होती ही नहीं है, पूरी पत्तियां गिरा देते हैं ये। उसके बाद ट्रीज आर ऑफ मीडियम हाइट। यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं, एंड डू नॉट हैव वेरी वाइड कवर, और इसकी कोई ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती है, ज़्यादा चौड़े पेड़ नहीं होते हैं। एंड आर जनरली ऑफ सेम वैरायटी, और ज़्यादातर सेम वैरायटी के होते हैं, अलग अलग वैरायटी के नहीं होते कि एक जगह आम का पेड़ है तो एक जगह नीम का होगा, ठीक है। सब सेम वैरायटी के, करीब सेम वैरायटी के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए यहाँ पर साल, टीक, नीम, शीशम, विच आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ये कह रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिए कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, जैसे कि साल, टीक, नीम, शीशम, जो कि हमारे फर्नीचर बनाने के लिए बहुत यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट में बहुत यूज़ होता है, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज़ आर कॉमनली फाउंड हेयर। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो जानवर मिलते हैं नॉर्मली, कौन कौन से कॉमनली जो आमतौर पर जानवर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पर, टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, एलिफेंट हैं, लंगूर हैं और मंकीज़ हैं। ये सारे जानवर नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कॉमन है यहाँ पर। दीज फॉरेस्ट आर कमर्शियली एक्सप्लॉइटेबल, और ये जो फॉरेस्ट है वो कमर्शियली एक्सप्लॉइटेबल हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, करने के लायक हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, दे आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द साउथ चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूएसए, साउथ ईस्ट यूएसए एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब ये कह रहे हैं जो हमारा ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये ईस्टर्न मार्जिन में पाया जाता है, कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन में मिलता है, मतलब ईस्ट साइड में, जैसे कि साउथ चाइना है, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया यूएसए है, साउथ ईस्ट एशिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल स्पीशीज़ फाउंड हेयर आर शीप, बेयर एंड कैटल। यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि शीप यानी भेड़, बकरी, भेड़ जो होते हैं, बियर यानी भालू, और कैटल्स में आ जाते हैं सारे जानवर, जैसे कि बफेलो और हमारे फॉक्स, और हमारे क्या हो गए, बफेलोज हो गई, काउज हो गई, ठीक है। ये सारे जानवर यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी खूबी क्या है, खासियत क्या है। ट्रीज़ आर एवरग्रीन, ये ट्रीज़ जो हैं, ये जो पेड़ हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्या रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं,
ठीक है। दीज फॉरेस्ट यील्ड हार्डवुड, और ये फॉरेस्ट जो है हार्डवुड यील्ड करते हैं। इस फॉरेस्ट में आपको हार्डवुड मिल जाएगा, लकड़ी मिल जाएगी। टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम दीज फॉरेस्ट आर वेल्यूएबल, और इस फॉरेस्ट से, इस जंगल से जो आपको टिम्बर मिलती है, जो टिम्बर लकड़ी होती है, वो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये फॉरेस्ट की खासियत है, इस जंगल की खासियत है। फिर आ गए हम टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। पहले था हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब टेम्परेट डेसिडियस मैंने बताया जो सीज़न के हिसाब से अपने पत्ते झाड़ते हों, और एवरग्रीन जो अपने पत्ते ना झाड़ते हों। तो ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब टेम्परेट यानी टेम्परेट रीजन में पाए जाते होंगे, ट्रॉपिकल तो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते होंगे। तो अब टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या है, दीज फॉरेस्ट आर मेनली लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए। ये यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, वेस्टर्न यूरोप में मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं, चिले में मिलते हैं, और जापान में देखने को मिल जाएंगे ये सारे, और एक्सेट्रा। क्लाइमेट इन दीज फॉरेस्ट एरियाज़ इज़ हॉट समर एंड कोल्ड विंड। ये कह रहे हैं इस फॉरेस्ट एरियाज़ में, इन जंगलों के एरियाज़ में जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, हॉट समर, खूब गर्म वाली, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, मतलब समर सीज़न बहुत गर्म होता है, और जो विंटर सीज़न होता है बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मतलब ठंड भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत होती है। गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी, और ठंड के मौसम में बहुत कर्री वाली ठंड होती है। फिर थर्ड पॉइंट, ट्रीज स्पीसीज इन दीज फॉरेस्ट आर ओक, ऐश, मैपल, बिर्च, चेस्टनट। ठीक है, चेस्टनट, ये कुछ ट्रीज़ के स्पीशीज़ के नाम बताएं, जैसे कि ओक यहाँ पर ट्रीज़ मिल जाता है, ऐश का ट्रीज़ मिल जाता है, मैपल, बिर्च और चेस्टनट, ये पेड़ों के नाम बताएं इन्होंने। उसके बाद अगला है एनिमल स्पीशीज़ फाउंड आर फिशेंट्स, क्या, फिशेंट्स, मोनाल्स एक्सेट्रा। ये जानवर तो मैंने भी पहली बार सुने हैं, तो ये जानवरों के नाम बताए हैं, फिशेंट्स और मोनाल्स। यहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन ड्यूरिंग समर सीजन। ये कह रहे हैं ये जो फॉरेस्ट हैं ये ड्राई सीजन में यानी समर सीजन में जब गर्मी हो रही होती है, बिल्कुल सूखा सीज़न हो रहा है, उस ज़माने में जब सूखा सीज़न जब होता है उस टाइम में ये लोग क्या करते हैं, अपनी फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट होता है ये क्या करते हैं, ये सारे पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, झाड़ देते हैं, ड्राई कर देते हैं, ठीक है, शेड कर देते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 113। यहाँ पर देखिए मेडिटेरियन वेजिटेशन। अब मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। मेडिटेरियन वेजिटेशन कहाँ है? द मेडिटेरियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड अलॉन्ग द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये कह रहे हैं कॉन्टिनेंट के वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन में, साउथ वेस्ट के कोने में, कॉन्टिनेंट के साउथ वेस्ट वाले मार्जिन में और वेस्ट वाले मार्जिन में ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादातर उसी के किनारे किनारे ये फॉरेस्ट होते हैं। द मेन एरिया इज़ अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप। और जो मेन एरिया है इसका मेडिटेरियन वेजिटेशन का, वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? मेडिटेरियन सी जो है यूरोप में और अफ्रीका और एशिया में। द अदर एरियाज़ आउटसाइड द मेडिटेरियन सी रीजन। ये कह रहे हैं जो दूसरे एरियाज़ हैं वो कहाँ पर हैं? मेडिटेरियन सी रीजन में, इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया स्टेट इन द यूएसए में, जैसे कैलिफोर्निया स्टेट, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट और साउथ अमेरिका। उसके बाद सेंट्रल चिले, साउथ अमेरिका में सेंट्रल चिले जो है, और सदर्न ऑस्ट्रेलिया जगह बताइए जहाँ पर ये मेडिटेरियन वेजिटेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। क्या मेडिटेरियन वेजिटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन द मेडिटेरियन रीजन आर हॉट एंड ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर। ये कह रहे हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन है मेडिटेरियन रीजन की, क्या है, यहाँ पर गर्मी होती है बहुत और सूखा पड़ता है समर सीजन में, ठीक है, काफ़ी सख्त गर्मी होती है, एंड माइल्ड रेनी विंटर, और यहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत हल्की होती है, विंटर सीजन में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश होती है। टू फेस द हॉट एंड ड्राई कंडीशन इन द समर सीजन द ट्रीज़ हैव थिक बार्क। ये कह रहे हैं अब ये जो ट्रीज़ हैं इसमें जो है सूखा पड़ता है, इस जगह पर यहाँ पर गर्मी बहुत होती है समर सीज़न में, तो उसे फेस करने के लिए जो पेड़ हैं इसकी जो बार्क होती है वो बहुत चौड़ी चौड़ी होती है, घनी घनी थिक होती हैं। लॉन्ग रूफ, इसकी लॉन्ग रूट्स होती हैं, जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं। स्टिफ एंड हार्ड लीव्स, उसकी लीव्स जो है स्टिफ होती हैं और हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। द ट्रीज़ आर वाइडली स्पेस्ड विथ श्रब्स इन बिटवीन दैम। और ये जो ट्रीज़ होते हैं इसके बीच में काफ़ी गैप होता है, श्रब्स के बीच बीच में श्रब्स होते हैं इन सब ट्रीज़ के बीच में, मतलब आपस में काफ़ी गैप होता है इनके बीच में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी ले पाएँ। इनकी जड़ें इतनी लंबी इसलिए होती हैं कि ये ज़मीन की गहराई से पानी ऑब्टेन कर पाएँ, वाटर ऑब्जर्व कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर जब गर्मी पड़ती है तो बहुत सूखा मौसम हो जाता है।
Most of the forest have been cleared and have been replaced by large scale fruit orchards। ये कह रहे हैं काफ़ी जो फॉरेस्ट है यहाँ का अब तक साफ़ कर दिया गया है और जो है फ्रूट ऑर्चर्ड्स बना दिया गया है। क्या? फ्रूट ऑर्चर्ड्स, जहाँ पर फल उगाए जाते हैं। तो फल उगाने के लिए काफ़ी फॉरेस्ट यहाँ से काट के फल उगाने की जगह कर दी उन्होंने। सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर वाइडली कल्टिवेटेड। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट होते हैं जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट होते हैं ये, जैसे कि ऑरेंज होते हैं सारे हमारे, फिग्स होता है, ऑलिव्स होता है, ग्रेप्स होते हैं अंगूर, ठीक है, और जो आंवला होता है, ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पर, इस तरह के फल यहाँ पर उगाए जाते हैं ज़्यादा तौर पर। द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस रीजन आर फिग्स, ऑलिव्स, ओक्स, पाइन, बीचेस, सीडर एंड सिप्रेस। ये कह रहे हैं जो यहाँ पर मेन ट्रीज पाए जाते हैं वो कौन कौन से? फिग है, ऑलिव है, ओक है, पाइन्स हैं, बीचेस हैं, सीडर है और सिप्रेस हैं। ये सारे मेन प्लांट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। द मेडिटेरियन रीजन इन द वर्ल्ड मैप आर नोन एज द ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टिवेशन। ये कह रहे हैं मेडिटेरियन रीजन जो है वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड मैप में किस नाम से जाना जाता है? ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड में जाना जाता है फ्रूट कल्टिवेशन के लिए। फ्रूट कल्टिवेशन के लिए ये ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है इसका नाम, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रूट्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हेयर। ये कह रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा जंगली जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, जंगलात की ज़िंदगी है वो ज़्यादा नहीं है। सम ऑफ देम आर स्क्वायरल, वुड्स, रैट्स, रैबिट्स, लेपर्ड, फॉक्स एंड स्नेक्स। ये कह रहे हैं कुछ जानवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्क्वायरल यानी जो गिलहरी होती हैं, वुड्स रैट यानी लकड़ी में रहने वाले चूहे, और रैबिट्स हैं जैसे लेपर्ड है, फॉक्सेस हैं और स्नेक्स हैं। ये सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। द बर्ड्स इंक्लूड काइट्स, फॉल्कन्स और हॉक्स। और यहाँ पर जो आपको जो बर्ड्स मिलेंगी, जो पक्षी यानी जो चिड़ियाँ मिलेंगी आपको देखने के, वो कौन कौन सी आती हैं यहाँ पर चिड़ियाँ? काइट्स होती हैं, फैल्कन्स होते हैं और हॉक्स होते हैं। ये सारे आपको बर्ड्स देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं हम कॉनीफेरस फॉरेस्ट। अब ये कॉनीफेरस फॉरेस्ट कौन सा होता है? मैंने बताया था कॉनीफेरस यानी कांटेदार, मतलब कोन शेप वाले। कांटेदार मतलब ये नहीं कांटे, मतलब कोन शेप वाले। आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, तो क्रिसमस ट्री जो होता है वो कोन शेप का होता है, इस तरह से ऊपर नोक शेप होती है, तो उसी हम ऐसे फॉरेस्ट को हम कहते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज तैगा। ये फॉरेस्ट जो है कह रहे हैं इसे हम तैगा के नाम से भी जानते हैं, तैगा फॉरेस्ट, और बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं इसे। कॉनीफेरस फॉरेस्ट को दो नाम और दिए गए हैं, क्या क्या हैं? तैगा फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट। क्या? तैगा फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट। उसके बाद तैगा इज़ रशियन वर्ड विच मीन्स प्योर और अनटच। तैगा का मतलब होता है बच्चों, रशियन वर्ड होता है, तैगा जो है रशियन वर्ड है, तैगा का मतलब होता है प्योर, ये मतलब साफ सुथरा, प्योर, ठीक है, और अनटच और बिना छुए हुए, जिसे किसी ने छुआ ना हो, अनटच जो छुए ना गया हो, उसे हम कहते हैं तैगा। तो इसी कॉनीफेरस फॉरेस्ट को तैगा और बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। और तैगा वर्ड रशियन वर्ड है, तैगा का मीनिंग होता है प्योर और अनटच्ड। These are found in the higher altitude and latitude 50 डिग्री to 70 डिग्री of northern hemisphere with cold long। ये कह रहे हैं ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पर फाउंड होते हैं? हायर एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में मिलते हैं 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर के, विद कोल्ड लॉन्ग स्नो विंटर एंड वार्म ह्यूमिड समर इन रीजन्स सच एज कनाडा। ये कह रहे हैं कहाँ पर मिलते हैं? जैसे कि कोल्ड होंगे, लंबे लंबे समय तक स्नो गिर रही हो, बर्फ़ गिर रही हो, ठंडा सीज़न हो और वार्म सीज़न हो, एंड ह्यूमिड समर इन रीजन्स सच एज कनाडा, यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट। जैसे कि कनाडा, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट ये जगह है, यहाँ पर ये कॉनीफेरस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। द टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 40 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहे हैं जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है 40 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब यहाँ का टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ज़्यादा यहाँ पर जो है ठंड नहीं रहती है देखा जाए तो, मगर यहाँ पर ठंड भी रहती है, स्नोफॉल्स होती है यहाँ पर। द रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 300 to 900 मिलीमीटर। और यहाँ जो रेनफॉल्स होती है वो बहुत कम होती है, 300 से 900 मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर। द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज़। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है, जो यहाँ पर खेती मतलब जो पेड़ पौधे उगते हैं उसमें मोस्टली जो है एवरग्रीन ट्रीज़ आते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि दैट ग्रो नीडल्स इंस्टीड ऑफ लीव्स, जिसमें जो है निडल्स सुइयाँ उगती हैं, सुई टाइप के पत्तियाँ होती हैं उनकी, निडल्स उगती हैं, ना कि उसमें लीव्स होती हैं।
ना कि उसमें पत्तियां होती हैं। इंस्टीड ऑफ फ्लावर, ठीक है, लीव्स एंड कोन्स इंस्टीड ऑफ फ्लावर, और कोन्स निकलते हैं फ्लावर्स की जगह पर, फूलों की जगह पर कोन्स निकलते हैं और वहाँ पर निडल्स निकलती हैं पत्तियों की जगह पर उन पेड़ों में। द ट्रीज आर टॉल सॉफ्ट वुड एंड एवरग्रीन ट्रीज, ये ट्रीज लंबे होते हैं, सॉफ्ट वुड होती है, इसकी लकड़ी सॉफ्ट होती है, और ये हरे भरे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर चिर, पाइन, सेडर एक्सेट्रा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, चिर है, पाइन है, सेडर एक्सेट्रा, जो कि सॉफ्ट वुड होती हैं, इनकी मुलायम सॉफ्ट लकड़ी होती है। कॉमन एनिमल फाउंड हेयर आर सिल्वर फॉक्स, यहाँ पर जो कॉमन एनिमल मिलते हैं देखने को, जानवर मिलते हैं, कौन कौन से हैं, सिल्वर फॉक्स है, मिंक है, पोलर बियर हैं, ये नॉर्मल जानवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कॉमनली। उसके बाद नेक्स्ट है कॉनीफेरस फॉरेस्ट हैव एबेंडेंट सॉफ्टवुड ट्रीज, ये कह रहे हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट के पास एबेंडेंट सॉफ्टवुड ट्रीज देखने को मिल जाएंगे आपको, मतलब ज़्यादातर यहाँ पर सॉफ्टवुड ट्रीज हैं। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग पल्प, और ये जो ट्रीज़ हैं इसकी जो लकड़ियाँ हैं वो पल्प बनाने के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। पल्प आपने देखा होगा, पल्प निकलता है जिससे पेपर बनाया जाता है, तो वो पल्प जो है इन्हीं ट्रीज से मिलता है जिससे हम पेपर बनाते हैं। एंड न्यूज़ प्रिंट, और जो न्यूज़ प्रिंट होता है वो इसी से करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आया नेक्स्ट, मैच बॉक्सेज एंड पैकिंग बॉक्सेज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड, और जो हमारे मैच बॉक्सेज होती हैं, माचिस के बॉक्स होते हैं जिसमें माचिस की तीलियाँ रखी होती हैं वो, और जो हमारे पैकिंग के बॉक्स होते हैं जिसमें जूते चप्पल ये सब बॉक्स जिसमें रखे जाते हैं, ये जो बॉक्स होते हैं ये भी हमारे सॉफ्टवुड से ही बनता है। फिर उसके बाद आया एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के, जंगलों के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट है फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, फॉरेस्ट जो है हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है और फूड प्रोवाइड करता है काफ़ी वैराइटीज़ के लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब जो हमें जंगल हैं जो हमें वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी जानवर जो हैं वो वहीं रहते हैं, उन्हीं का घर है वो, हम लोगों के लिए खाना मिलता है, उसमें अलग अलग तरह के फ्रूट मिलते हैं, अलग अलग तरह की लकड़ियाँ मिलती हैं, रॉ मटेरियल मिलते हैं हमें फॉर मैनी ऑफ द प्रोडक्ट वी यूज़, जो हम काफ़ी प्रोडक्ट यहाँ पर अभी दुनिया में यूज़ कर रहे हैं उसके रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रोडक्ट वो सारे रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलते हैं, जंगलों से। अगर हम साबुन यूज़ कर रहे हैं तो साबुन बनाने के लिए सामान जो चाहिए वो जंगलों से मिल रहा है, ठीक है। अगर हम कपड़े बना रहे हैं, कपड़े बनाने के लिए सामान जो चाहिए वो लकड़ी, वो सारे प्लांट्स वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, जंगलों से मिल रहे हैं। एंड ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिक्रिएशंस, और हमें वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देता है कौन, जंगल, जिससे हम रिक्रिएशंस कर पाएँ। सेकेंड है वी गेट फ्रूट, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स, सोप्स एक्सेट्रा, हमें क्या क्या मिलता है फॉरेस्ट से, फ्रॉम फॉरेस्ट, ये लिखा है, हमें फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, ड्राई फ्रूट मिलता है, कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, सोप्स मिलते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। बनानाज, एवोकेडोज, वनीला, शेड ग्राउंड कॉफ़ी एंड कैश्यू आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब ये कह रहे हैं कुछ रेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट की और एग्जाम्पल बताई इन्होंने, जैसे कि बनाना, एवोकेडोस, वनीला, शेड ग्राउंड कॉफ़ी और कैश्यू, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ही हैं ये सारे, ठीक है। और फिर क्या है, चिकल यूज्ड इन च्युइंगम, चिकल एक मटेरियल होता है बच्चों जो कि च्युइंगम में यूज़ होता है, च्युइंगम बनाते हैं हम, च्युइंगम जो खाते हैं उसमें जो हम चबाते हैं तो वो इलास्टिक जो होता है वो थोड़ा इलास्टिक की तरह होती है, खिंचती है वो, तो वो जो चिकल मटेरियल होता है वो उसके अंदर यूज़ करा जाता है। कम्स फ्रॉम अ ट्रॉपिकल ट्री, ये कहाँ से आता है, ट्रॉपिकल ट्रीज से आता है। चॉकलेट फ्रॉम द कैकाओ सीड, और जो चॉकलेट होती है वो कैकाओ सीड से मिलती है। इज़ ऑल्सो नेटिव टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये भी हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ही मिलती है। अब देख लिए सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से ही मिल रही है, तो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के फ़ायदे हो गए। अब पेज नंबर 114 ओपन कर लिए, नेक्स्ट पेज यहाँ पर देखिए, थर्ड पॉइंट, वी ऑल्सो गेट मेडिसिन फ्रॉम फॉरेस्ट, ये कह रहे हैं हमें जो है फॉरेस्ट से मेडिसिन यानी दवाएँ भी मिलती हैं। अबाउट 1/4 ऑफ ऑल द मेडिसिन वी यूज़ कम फ्रॉम रेन फॉरेस्ट प्लांट, ही कह रहे हैं अगर हम जो अभी हम फॉरेस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो हम सारी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं उसमें से अगर मैं 4 हिस्से कर दूँ उन दवाओं के पूरी दुनिया में, तो एक हिस्सा जो है हमारा रेन फॉरेस्ट प्लांट से ही मिलता है। द रोजी पेरीविंकल कंटेन अ केमिकल दैट फाइट ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर, तो एक रोज़ी पेरीविंकल प्लांट होगा, कोई पौधा होगा, उसके अंदर हमारा एक ऐसा केमिकल होता है जो कि ब्लड कैंसर से लड़ता है।
अब यहाँ पर है फिर क्यूरियर, क्या क्यूरियर फ्रॉम अ ट्रॉपिकल वाइन, ये कहाँ से मिलता है, ट्रॉपिकल वाइन से मिलता है। क्यूरियर फ्रॉम अ ट्रॉपिकल वाइन इज़ यूज एज एनेस्थेटिक, ये एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ होता है। एंड टू रिलैक्स मसल्स फॉर सर्जरी, और सर्जरी के लिए मसल्स को रिलैक्स करने में, मतलब बेहोश करने के लिए यूज़ होता है। मोर देन 2100 वेराइटीज़ ऑफ रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल प्लांट्स पजेस कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़, और ये कह रहे हैं 2100 से मतलब 2100 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ के रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर कैंसर से फाइट करने की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, मतलब कैंसर से लड़ने की बीमारियां हैं, मतलब जो बीमारी है कैंसर उससे लड़ने की दवाइयां हैं। फोर्थ है द फॉरेस्ट हेल्प मेंटेनिंग द फॉरेस्ट हेल्प मेंटेनिंग द बैलेंस इन द इकोसिस्टम, जो फॉरेस्ट है हमारा वो हमें हेल्प करता है किसमें, इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, किसमें हेल्प करता है, इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। फिर फिफ्थ है द फॉरेस्ट आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो फॉरेस्ट है वो हमारा एक एनर्जी का सोर्स है। कलेक्ट वाटर एंड इन्फ्लुएंस वाटर क्वालिटी, क्या करता है वो वाटर को कलेक्ट करता है और वाटर क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। एंड प्रिजर्व सॉइल, और सॉइल को प्रिजर्व करता है, बचा के रखता है, किससे, सॉइल इरोजन से बचा के रखता है। दे एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड जनरेट ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करता है और ऑक्सीजन जनरेट करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा, अगर पेड़ पौधे काट दें हम तो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें से निकलती है, अगर वो ऐसे निकलती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत गर्मी हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्व करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्व कर लेता है, पेड़, और हमें क्या दे देता है उसके बदले, वो ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो पेड़ पौधे और फॉरेस्ट से बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद बात आई ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, अब हमने पढ़ लिया फॉरेस्ट, अब शुरू होगा हमारा ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स अकर इन द रीजन ऑफ मॉडरेट एंड लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये कह रहे हैं ग्रासलैंड्स उन रीजन में देखने को मिलेंगे जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है या तो फिर मॉडरेट और लो अमाउंट की रेनफॉल होती है, बारिश वहाँ पर मॉडरेट होती है, नॉर्मल होती है या बहुत कम होती है, वहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, ग्रासलैंड्स। द ग्रास कैन ग्रो टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट, और ये कह रहे हैं जो ग्रासलैंड्स की जो घासें होती हैं वो 3 से 4 मीटर तक इतनी लंबी हो जाती हैं। 3 से 4 मीटर, 1 मीटर बहुत लंबा होता है, हम पूरे ढक जाएंगे उसके अंदर, ठीक है, 2 मीटर के अंदर हम पूरे ढक जाएंगे। और वो 3 से 4 मीटर तक की घासें होती हैं, इतनी ऊंची ऊंची, ऐसा लगता है कि छोटे छोटे पेड़ हों, इतनी ऊंची ऊंची घासें होती हैं। ग्रासलैंड्स अपेयर बिटवीन 5 डिग्री एंड 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेंगे वो 5 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ से और साउथ ऑफ द इक्वेटर, और इक्वेटर के साउथ में देखने को मिलेंगे। द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर कैटेगराइज्ड इन टू फॉलोइंग 2 टाइप्स, ये कह रहे हैं जो ग्रासलैंड्स हैं वर्ल्ड के वो 2 टाइप्स में डिवाइड करे गए हैं, 2 हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला क्या है हमारा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और दूसरा क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। पहला क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और दूसरा क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। यहाँ है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, 1 by 1 पढ़ेंगे। दीज आर फाउंड इन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, ये कह रहे हैं ये फॉरेस्ट जो हैं, सॉरी ये जो ग्रासलैंड्स हैं, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो हैं ये आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों साइड्स पे देखने को मिल जाएंगे आपको, और ट्रॉपिक्स तक जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपने सुना होगा, तो वहाँ तक आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये कह रहे हैं ये जो वेजिटेशन होती है ये कहाँ किस एरियाज में होती है, मॉडरेट से लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जहाँ पर होगी, या तो फिर नॉर्मल रेनफॉल हो या फिर बहुत कम रेनफॉल हो, उस जगह पर ये वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगी। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल 3 to 4 मीटर इन हाइट, ये कह रहे हैं ये जो ग्रासेस होती हैं, जो घासें होती हैं बहुत लंबी उग जाती हैं, 3 से 4 मीटर हाइट में। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप, और ये कह रहे हैं सवाना ग्रासलैंड जो है या सवन्ना लिखा है वैसे, सवन्ना ग्रासलैंड जो होती है अफ्रीका की वो इसी टाइप में आती है, जो कि 3 से 4 मीटर तक लंबी होती है, सोचिए हमसे भी लंबी घासें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेपर्ड एंड कॉमन आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये कह रहे हैं जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पर लेपर्ड जो हैं बहुत कॉमन है, लेपर्ड आपको आराम से नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। दीज आर नाउ यूज फॉर ग्रेजिंग एंड फार्मिंग, और अब जो ये ग्रासलैंड्स हैं ये ग्रेजिंग के लिए मतलब जानवरों को चराने के लिए और फार्मिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं। एंड आर होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स, और काफ़ी जानवरों के ये घर हैं, मतलब काफ़ी जानवर यहाँ पर मिलते हैं, ट्रॉपिक मतलब रहते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज़, ये कह रहे हैं जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं वो अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्रीज़ में जाने जाते हैं। दीज आर नोन एज कैंपस इन ब्राज़ील, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं उन्हें हम ब्राज़ील वाले उसे कैंपस कहते हैं या कैंपस कहते हैं, क्या कहते हैं, कैंपस।
तो कैंपस क्या कहते हैं, ब्राज़ील वाले कहते हैं। और यूरुग्वे एंड अर्जेंटीना, सॉरी यहाँ पर लिखा है कैंपस इन ब्राज़ील, यूरुग्वे एंड अर्जेंटीना, मतलब ब्राज़ील में, यूरुग्वे में और अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है, कैंपस कहा जाता है। और फिर लिखा है लेनस इन वेनेजुएला एंड पार्कलैंड इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर जो पार्कलैंड और वेनेजुएला जो जगह है ये, उससे यहाँ कहाँ पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेनस कहा जाता है। किसे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को। उसके बाद अब आ गए टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड में आपने प्रेरीज सुना होगा, नॉर्थ अमेरिका, प्रेरीज सुना होगा, प्रेरीज चैप्टर भी पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या होता है, अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। यहाँ पर पहला पॉइंट है सीजनल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन। पहली बात कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम सीजनल ग्रासलैंड्स भी कहते हैं। क्या, टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम सीजनल ग्रासलैंड्स भी कहते हैं। आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन, ये मिड लैटिट्यूड जोन में पाया जाता है। 40 डिग्री से 45 डिग्री लैटिट्यूड्स में मिलता है ये। इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में होता है। किसी भी कॉन्टिनेंट में अगर ये देखने को मिलेगा तो उसके अंदर वाले हिस्से में, इंटीरियर पार्ट्स में। फिर नेक्स्ट है पॉइंट, यूजुअली ग्रास हेयर इज़ शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस, और यहाँ की जो ग्रासेस होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, नॉर्मली यूजुअली शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं, और न्यूट्रिशियस होती है, मतलब उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं। दीज ग्रासलैंड्स आर बेस्ट सिचुएटेड फॉर कैटल रेयरिंग, और ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं ये सबसे बेस्ट मानी जाती है कैटल रेयरिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी भी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन, और ये जो टेम्परेट रीजन है, ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड जहाँ पर मिलते हैं उस रीजन में बफेलोज, बाइसन और एंटीलोप्स, ये कुछ कॉमन जानवर हैं, कुछ कॉमन कैटल्स हैं जो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे, कुछ कॉमन एनिमल्स हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज सच एज, अब ये कह रहे हैं जैसे कि जो हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं इसे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि यूरोप में स्टेपी कहा जाता है और साउथ अमेरिका में पंपास कहा जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड को यूरोप में स्टेपी कहा जाता है और साउथ अमेरिका में पंपास कहा जाता है या पंपाज, और डॉन कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। क्या, डाउन, डाउन लिखा है DOWN मगर डाउन पढ़ते हैं इसे, क्या, ये डाउन पढ़ लिया। अब डाउन कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, और प्रेरी कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में। आपने प्रेरी पढ़ा होगा, प्रेरी के नाम से चैप्टर भी पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, तो प्रेरी कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में। तो अलग अलग नाम से टेम्परेट ग्रासलैंड्स को बुलाया जाता है। ये सभी टेम्परेट ग्रासलैंड्स को ही कहते हैं, ठीक है। प्रेरी भी टेम्परेट ग्रासलैंड को ही कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में, ऐसे वेल्ड साउथ अफ्रीका में, ऐसे अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर कहा जाता है। फिर आ जाते हैं हम थॉर्नी बुशेज़। 3 तरह के बारे में हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था क्या, एक हमारा फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रासलैंड्स, उसके बाद थॉर्नी बुशेज़। थॉर्नी बुशेस अब पढ़ेंगे यहाँ पर। थॉर्नी बुशेस क्या होती हैं, बुशेस मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है। बुशेस किसे कहते हैं, झाड़ियों को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर थॉर्नी बुशेस। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ थॉर्नी बुशेस, दीज आर एज फॉलोज। ये कह रहे हैं थॉर्नी बुशेस की 2 कैटेगरीज होती है। वो कौन कौन सी होती है, पहली क्या है, डिजर्ट वेजिटेशन। एक होती है डिजर्ट वेजिटेशन जो डिजर्ट में होती होगी, और एक टुंड्रा वेजिटेशन। क्या, 2 तरह की थॉर्नी बुशेस होती हैं, एक डिजर्ट वेजिटेशन और दूसरी टुंड्रा वेजिटेशन। क्या, टुंड्रा वेजिटेशन। डिजर्ट वेजिटेशन में क्या होता है, पहला पॉइंट है इसका, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज मेनली फाउंड इन द ड्राई कोस्टल एरियाज ऑफ मैक्सिको एंड नॉर्थ पोर्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये कह रहे हैं इस तरह की वेजिटेशन आपको कहाँ पे, मेनली कहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो ड्राई कोस्टल एरियाज़ हैं, मतलब कोस्टल एरियाज़ हैं मगर वो सूखे एरियाज़ हैं, जैसे कि मैक्सिको में और नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थन पोर्शन में ऑस्ट्रेलिया के। दीज फॉरेस्ट रिसीव लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। ये कह रहे हैं पूरे साल में भी इसमें कम से कम, लेस देन मतलब 50 सेंटीमीटर से भी कम पूरे साल में इसमें बारिश होती है। और टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत गर्म होता है यहाँ का टेम्परेचर। दी ट्रीज़ आर नॉट वेरी हाई, और यहाँ के ट्रीज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ट्रीज़ देयर इज़ आ प्रीडोमिनेंस ऑफ श्रब्स, और यहाँ पर जो है श्रब्स जो है प्रीडोमिनेंस होते हैं। एनिमल स्पीसीज फाउंड आर कैमल, स्नेक्स, लिजर्ड एक्सेट्रा। और यहाँ पर जो जानवर देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि कैमल है, स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, एक्सेट्रा हो गए। द ट्रीज़ एंड श्रब्स सच एज एकेकिया और मेस्क्वेट, कैक्टी एक्सेट्रा हैव। ये कह रहे हैं यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नाम बताएं इन्होंने, जैसे कि एक है यहाँ पर, एक एकेसिया,
क्या, एकेसिया, नॉट एकेकिया, इट्स एकेसिया। और मैस्क्वेट, एक क्या है मैस्क्वेट, एक है कैक्टी, आपने कैक्टस सुना होगा तो कैक्टी। तो ये कह रहे हैं हैव, अब पहला पॉइंट है हैव अ स्मॉल लीव्स विद वैक्स कोटिंग एंड थॉर्न्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो हम ट्रांसपिरेशन सही वर्ड कह रहे थे। ये कह रहे हैं यहाँ के जो ऐसे डेजर्ट के जो थॉर्नी बुशेस वाले जो प्लांट होते हैं जो डिजर्ट वेजिटेशन में होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 3 नाम बताए, उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं और उस पत्तियों के ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है, एक जेल टाइप का होता है, वैक्स टाइप का होता है, मोम टाइप का होता है, कोटिंग होती है उसके ऊपर, मोम टाइप का लगा होता है। क्यों होता है वो? और उसमें कांटे होते हैं टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, कि उससे पानी ज़्यादा बह के बाहर भाप बन के ना उड़े। गर्मी बहुत होती है तो पानी उसके अंदर थोड़ा बहुत वैसे ही कम रहता है और वो भी उड़ जाएगा तो प्लांट क्या रहेगा। तो इसीलिए पानी ज़्यादा लॉस ना हो, इसके लिए क्या होता है वहाँ पर वैक्स की कोटिंग होती है। लीव्स छोटी छोटी होती हैं, पत्तियाँ छोटी होती हैं, पत्तियाँ बड़ी होंगी तो ट्रांसपिरेशन होगा, तो इसकी पत्तियाँ छोटी होती हैं और उसमें कांटे होते हैं इसीलिए कि पानी का लॉस ना हो। बी पॉइंट, थिक स्टेम एंड बार्क टू स्टोर इनफ वाटर। और यहाँ की इनकी जो छालें होती हैं, जो बार्क होती हैं, सॉरी नॉट छाल, बार्क जो होती है उसकी जो टहनियाँ होती हैं और जो बार्क होती हैं और इसकी जो स्टेम्स होती है वो थिक होती है, घनी होती हैं, कि वो पानी को ज़्यादा स्टोर कर पाए, ज़्यादा पानी वहाँ पर अपने पास रख पाए। ठीक है, उसके बाद सी है यहाँ पर लॉन्ग एंड डीप रूट्स टू रीच वाटर सोर्स अंडरग्राउंड। और इसकी जो रूट्स होती हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं, वो बहुत लंबी लंबी और बहुत गहराई तक होती हैं। मतलब जितना बड़ा पेड़ नहीं होता उससे बड़ी बड़ी तो इसकी जड़ें होती हैं, जो कि बिल्कुल ज़मीन के बहुत गहराई तक होती हैं, कि नीचे के पानी को वो खींच पाएँ, यूज़ कर पाएँ इसलिए। फिर आया हमारा टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन में क्या है? टुंड्रा इज़ एक्चुअली अ मिक्स ऑफ वेरी लो प्लांट स्पेशीज़ इंक्लूडिंग ग्रासेस, डॉर्फ श्रब्स, मोसेस एंड लाइकेंस। लिचेंस जिसे पढ़ते हैं लाइकेंस, ठीक है, लाइकेंस। तो कहते हैं टुंड्रा जो है एक्चुअली एक मिक्स है वेरी लो प्लांट स्पेशीज़ का, मतलब बहुत लो प्लांट स्पेशीज़ है, एक प्लांट की बहुत लो स्पेशीज़ है जिसका मिक्सचर है ये क्या, टुंड्रा वेजिटेशन। इसमें क्या क्या होता है? उसमें घासें होती हैं, ड्राफ्ट श्रब्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे बौने, ड्राफ्ट मतलब छोटे हाइट के, ड्राफ्ट श्रब्स होते हैं, मॉसिस होते हैं, इसके अंदर लाइकेंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इट डज़ नॉट इंक्लूड ट्रीज, इसमें पेड़ नहीं होते, इसमें पेड़ नहीं होते, ठीक है। टुंड्रा वेजिटेशन इज़ मेनली फाउंड इन द आर्टिक सर्किल। क्या, जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है वो मेनली कहाँ पर देखने को मिलती है आपको? आर्टिक सर्किल में देखने को मिलती है। प्रीडोमिनेंटली कोल्ड क्लाइमेट ऑफ हाई लैटिट्यूड, कहाँ पर? जहाँ पर जो है हाई लैटिट्यूड के कोल्ड क्लाइमेट में, कहाँ पर? हाई लैटिट्यूड के कोल्ड क्लाइमेट में देखने को मिलती हैं। थर्ड पॉइंट, हेयर विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड सीवियर। ये कह रहे हैं यहाँ के जो विंटर होते हैं, जो विंटर सीजन होते हैं, बहुत लंबे समय तक होते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उसके बाद समर आर वेरी शॉर्ट एंड कूल बिकॉज ऑफ विच ट्रीज आर अनएबल टू सर्वाइव। और यहाँ की जो समर होती है वो बहुत कम समय तक की होती है, मतलब गर्मी का सीजन बहुत कम होता है और वो भी ठंडा होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता, नाम का समर होता है वो, बस वहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होती। इसी वजह से जो ट्रीज़ होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक, या ये कह लिए वो ज़िंदा रह ही नहीं पाते हैं, इसीलिए वहाँ पर पेड़ पौधे उगते ही नहीं हैं। फोर्थ पॉइंट, Vegetation includes grasses, mosses, lichens, flowering herbs and scattering of low shrubs। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो वेजिटेशंस होती है वो कौन कौन सी होती हैं? जो घासें होती हैं, मॉसेस होते हैं, लाइकेंस होते हैं, या कुछ हर्ब्स होते हैं जो फ्लावरिंग यानी फूल वाले हर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे बिखरे हुए फैले हुए श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे लो श्रब्स होते हैं। एनिमल की बात करें तो एनिमल स्पेशीज़ इंक्लूडिंग आर रेंडियर, पोलर बियर, ब्लू फॉक्स, सील, मस्क ऑक्सन और मुस्क ऑक्सन, ठीक है, आर्टिक आउल एंड फ्रेश वाटर फिशेज़। ये कुछ यहाँ पर जानवरों के नाम बताए मैंने, कौन कौन से? एक रेंडियर होता है, एक पोलर बियर होता है, ब्लू फॉक्स होती है, सील होती है, मुस्क है ये, मुस्क ऑक्सन, इससे जिस एक ऑक्स होती है जिससे मुस्क निकाला जाता है, इत्र बनाया जाता है उसकी खाल से, ठीक है। आर्टिक आउल और फ्रेश वाटर फिशेज़ और ताज़ा पानी की मछलियाँ। द प्लांट्स अकर इन अ डेंस ग्राउंड हगिंग अरेंजमेंट। मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं वो घने होते हैं और ऐसा लगता है ग्राउंड से हग कर रहे हैं, मतलब ऐसा अरेंजमेंट होता है बिल्कुल एक दूसरे से मतलब चिपके हुए, बहुत लो होते हैं, बहुत नीचे होते हैं, हाइट भी कम होती है उनकी और डेंस होते हैं, घने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अब वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट।
सभी को पता है हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे एनवायरनमेंट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, विदाउट विच मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट पॉसिबल। ये कह रहे हैं जिसके बिना हमारी काफ़ी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब जिसके बगैर हम काफ़ी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं हम वो नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स द प्लांट्स एंड एनिमल बोथ लिविंग ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ये कह रहे हैं वाइल्ड लाइफ हम उन सभी प्लांट और एनिमल को कहते हैं जो कि हमारे ज़मीन और एज वेल एज पानी में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द वेजिटेशन एंड द एनिमल लाइफ। ये कह रहे हैं और यहाँ पर क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं किसके बीच में, वेजिटेशन और एनिमल लाइफ के बीच में, एनिमल और वेजिटेशन के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स होती हैं। एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन एडेप्टेड देमसेल्फ विद द प्रिवेलिंग कंडीशंस। ये कह रहे हैं एनिमल्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन में जो रह रहे होते हैं वो अपने आप में एक प्रिवेलिंग कंडीशंस में के साथ एडेप्ट कर लेती हैं, मतलब एडेप्टिव देमसेल्फ। ये कह रहे हैं एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन एडेप्टिव देमसेल्फ विद द प्रिवेलिंग कंडीशंस, मतलब जिस इलाके में आपने देखा होगा जैसे जानवर जिस इलाके में रह रहे होते हैं उस तरह की आदतों को, उस तरह के मौसम्स को, उस तरह के टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द रिचेस्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ये कह रहे हैं जो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर हैं, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हैं किसमें, ऑफ ऑल एनवायरनमेंट, हर तरह के एनवायरनमेंट में। अगर हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्लांट, सबसे ज़्यादा डिफरेंट तरह के प्लांट और सबसे ज़्यादा डिफरेंट तरह के एनिमल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलते हैं। एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टेंड टू लिव ऑन ट्रीज एंड मूव अकॉर्डिंगली। ये कह रहे हैं जो जानवर होते हैं किस में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, वो ज़्यादातर पेड़ों पर रहते हैं और उसी पर ही पेड़ों से ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जैसे कि हमारे मंकी हो गए, ठीक है, और लंगूर हो गए, इस तरह के जानवर यहाँ पर मिलते हैं। देयर आर मंकीज़, एप्स, स्लॉथ्स, बैट्स, ट्री लिजर्ड, फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है, और लेमर्स एक्सेट्रा। ये सारे जानवरों के नाम बताए इन्होंने। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। लास्ट पैराग्राफ है हमारा, मतलब लास्ट हमारी ये चल रहा है पेज। देयर आर ऑल्सो मैनी एनिमल्स लिविंग इन रिवर एंड स्वैम्स सच एज टर्टल। ये कह रहे हैं काफ़ी ऐसे जानवर हैं जो स्वैम्स में, कीचड़ में या नदियों में, रिवर्स में रहते हैं, जैसे कि टर्टल है हमारा, एलिगेटर है, स्नेक है या क्रोकोडाइल्स है, ठीक है, पानी में जो रहते हैं। एज दीज आर डेंस एंड ग्लूमी सम लार्ज एनिमल आर ऑल्सो फाउंड हेयर सच एज एलिफेंट्स। ये कह रहे हैं जैसे कि हमें पता है ये बहुत ज़्यादा डेंस है और ग्लूमी होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है काफ़ी बड़े जानवर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि एलिफेंट है, टाइगर है, ठीक है, और लॉयंस हैं, डियर्स हैं, बोर्स हैं, या साइनोसोरस है, ये राइनोसोरस होना चाहिए, ये साइनोसोरस लिख रखा है इन्होंने, तो ये राइनोसोरस है, ठीक है, एक्सेट्रा। हिप्पोपोटेमस आर ऑल्सो फाउंड इन अफ्रीका, और हिप्पोपोटेमस भी हमारे अफ्रीका में मिलते हैं। देयर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो। ये करें काफ़ी वेराइटीज़ की बर्ड्स और इंसेक्ट्स आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। ग्रासलैंड आर द होम ऑफ मैनी हर्बीवोरस एनिमल्स, और जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो काफ़ी हर्बीवोरस एनिमल्स के घर होते हैं, क्योंकि जो ग्रासलैंड्स होती हैं वहाँ पर घासें होती हैं, तो जितने भी हर्बीवोर यानी जो घास खाने वाले जानवर होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। दीज एनिमल्स इंक्लूड जेबरा, डियर, एलिफेंट एंड एंटीलोप एक्सेट्रा। और इन एनिमल के एग्जाम्पल है कौन से एनिमल की, जो ग्रासलैंड में मिलते हैं, कौन से, हर्बीवोर जो घास खाते हैं, जेबरा है, जैसे डियर है, एलिफेंट है, और एंटीलोप हैं। दे मूव स्विफ्टली ऑन द ग्रास एज देयर लेग्स आर लॉन्ग, और वो बहुत आसानी से घासों में चल रहते हैं क्योंकि इनके पैर बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, क्योंकि घासें बहुत लंबी लंबी होती हैं। आप सोचेंगे कैसे चल पाएंगे, फंसेंगे, गिरेंगे, तो वो इसलिए फंसते हैं, ना ही गिरते हैं, उनके लंबे लंबे पैर होते हैं और बहुत स्विफ्टली आराम से आसानी से चल लेते हैं। इन द कोल्ड रीजन, अगर हम कोल्ड रीजन की बात करें, ठंडे इलाके की, एनिमल्स आर क्वाइट डिफरेंट, तो वहाँ के जानवर थोड़े अलग होते हैं। रेंडियर, मुस्क ऑक्स और बियर, वॉल्फ, फॉक्स, सील एक्सेट्रा आर सम एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन। ये कुछ पोलर रीजन के जो जानवर हैं उनके नाम बताए। दीज एनिमल हैव थिक फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, और ये बाकी जानवरों से अलग क्यों हैं, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं इनकी जो फर होते हैं, इनकी जो बॉडी पर रेशे होते हैं, जो ये कह सकते हैं आप खाल होते हैं, चर्बी होती है, आपने देखा होगा बॉडी पर रोएं होते हैं, रोएं बाल टाइप के, तो वो जो फर होते हैं वो मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि इस रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ठंड से बचने के लिए ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, कुदरत ने इन्हें मोटे फर दिए हैं, थिक फर दिए हैं, थिक खाल दी है, मोटी खाल दी है, बाल ज़्यादा दिए हैं बॉडी पर कि वो अपने आप को ठंड से बचा सकें। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर दिस रीजन इज़ अ बैरन वाइल्डरनेस, और काफ़ी सालों तक ये रीजन जो है बैरन था वाइल्डरनेस से, मतलब बिल्कुल
बैरन मतलब बंजर जिसे कहते हैं। वेयर प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज स्कार्स, जहाँ पर स्कार्स मतलब जहाँ पर प्लांट और एनिमल लाइफ स्कार्स थी, मतलब बिल्कुल ख़त्म थी, तबाह थी, ठीक है, वहाँ पर नामो निशान नहीं था। अब इसके बाद हम यहाँ पर चूज़ द करेक्ट आंसर्स हैं, उसके बाद एक्सरसाइजेज हैं, 1 बाय 1 एक्सरसाइजेज करेंगे स्टूडेंट्स। पहला हमारा चूज़ द करेक्ट आंसर्स, ठीक है, ये हमें बुक में ही करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये दोनों ही हमें बुक में करना है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हमें किस में करना है, ये किस में करना है, हमें कॉपी में करना है। तो 1 बाय 1 करेंगे हम, ये आप सर्कल कर लिए, मैं बता दे रहा हूँ, ये दोनों आपको किस में करना है बच्चों, कॉपी में करना है। हर बार की तरह आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कॉपी में करना है। तो मैं यहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ, मतलब लिख दे रहा हूँ इन कॉपी, तो आपको याद रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ यही कॉपी में करना है, बाकी कुछ कॉपी में नहीं करना है। चलिए, तो ये कह रहे हैं विच इज़ नॉट अ हार्डवुड ट्री, इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि हार्डवुड ट्री नहीं है। तो इसका आंसर मैंने अभी जैसे कि हार्डवुड ट्री की आपको एग्जाम्पल्स आपको टिक लगाई थी, तो यहाँ आइए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज़ की कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं। द मेन हार्डवुड ट्रीज इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कौन सा है, एक रोजवुड है, एबोनी है, महोगनी है, आइवरी वुड है और बेम्बूज रीड्स एक्सेट्रा, ये सारे यहाँ पर हैं। और इसमें क्या है, महोगनी है, रोजवुड भी है, ओक भी है, यहाँ पर क्या है, पाइन, क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें पाइन नहीं दिया है, रोजवुड है, एबोनी है, महोगनी है, आइवरी वुड है, बेम्बूज हैं, रीड्स हैं, और इसमें क्या है, ओक है, मगर ओक भी होता है, ठीक है, ओक भी होता है। ये क्या है, पाइन, पाइन जो होता है ये हमारा हार्डवुड ट्रीज़ नहीं होता है, तो आप इस पर टिक कर लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, इस पर टिक कर दिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज, ये कह रहे हैं जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है हम उसे और किस नाम से जानते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ाया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका दूसरा है, तो पीछे आ जाइए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर दिया है। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन ओरिनोको, इसका कोई और नाम तो यहाँ दिया नहीं है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से जाना जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई एक ऐसा नाम नहीं है जो कि हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कह सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका भी, ठीक है, इस पर आप टिक कर दिए। थर्ड है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड, ये कह रहे हैं वर्ल्ड के किस पार्ट में जो हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में आ जाइए जल्दी से, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वाले पार्ट पे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, दीज आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एशिया, यूरोप, जापान एंड सेंट्रल एशिया। और यहाँ पर आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं, इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, ऑल ऑफ दीज। तो इंडिया के अंदर मिलते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर दिया देखिए, इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया भी दिया है, उसके बाद कनाडा दिया है एस, और यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका भी दिया है, इसमें यहाँ पर इसमें हमें सेंट्रल अमेरिका भी दिया है। इसमें देखिए यहाँ पर दिया है इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एशिया, यूरोप, सेंट्रल अमेरिका, तो ये तीनों में ही पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, इसका भी ऑप्शन नंबर डी, तीनों का ऑप्शन नंबर डी चल रहा है अब तक, इस पर भी आप टिक कर लिए, ठीक है, इसका भी डी और बाकी इन दोनों का भी डी। फिर है फोर्थ, वाई इज़ देयर स्कैंटी वेजिटेशन इन डिजर्ट एरिया, ये कह रहे हैं डिजर्ट एरिया में स्कैंटी वेजिटेशन क्यों होती है, वहाँ पर वेजिटेशन इतनी कम क्यों होती है डिजर्ट एरिया में, बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, वहाँ बारिश कम होती है, या बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल, वहाँ पर सॉइल फर्टाइल होती है, या बिकॉज ऑफ स्कॉर्चिंग हीट, वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों वहाँ पर एक तो बरसात कम होती है, ठीक है, बारिश कम होती है, तो बरसात कम होने की वजह से और वहाँ पर हीट ज़्यादा होने की वजह से। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ, इसका दोनों हो गया, तो सबके ही मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं अभी तक आंसर, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर इसका 5 जो है, क्या इसका भी डी है, चलिए देखते हैं। शरब्स आर ग्रोन इन विच सीजन, ये कह रहे हैं जो शरब्स होते हैं वो किस सीज़न में उगते हैं, इन द सीज़न ऑफ हैवी रेनफॉल, जो हेवी रेनफॉल होते हैं वहाँ पर उगते हैं, या इन द रीजन ऑफ मॉडरेट, या मॉडरेट रेनफॉल होते हैं वहाँ उगते हैं, या ड्राई रीजन जो होता है वहाँ पर उगते हैं। तो हमने बताया था यहाँ पर आपको पीछे, अभी हमने जब पढ़ा था ये, तो ये ड्राई रीजन ही तो था, इसमें भी देखिए यहाँ पर हमने शरब्स की बात की थी, यहाँ पर लो शरब्स यहाँ पर उगते हैं, और ट्रुनर रीजन क्या उगते हैं, लो प्लांट स्प्रेडिंग ग्रास, ड्वार्फ, मोसिस एंड इट डज नॉट इंक्लूड, अभी यहाँ पर वेजिटेशन का बताया होगा,
इन्होंने बात करी थी, यहाँ पर हमने बात करी थी डिजर्ट फॉरेस्ट कब होती है, इस तरह के हमारे टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ होती है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, हाई लैटिट्यूड होता है, और यहाँ पर समर सीज़न भी बहुत शॉर्ट होता है, कूल होता है यहाँ पर। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसका आंसर क्या हुआ, ग्रोन, श्रब्स आर ग्रोन इन विच सीज़न, ड्राई सीज़न, मॉडरेट या हैवी रेनफॉल। तो ये ड्राई सीज़न में होता है बच्चों, क्या, ड्राई रीजन में, जहाँ पर ड्राई रीजन हो। ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर इसका मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग देखते हैं। इसका पहला क्या है, वॉलरस, सेडर, ऑलिव्स, एलिफेंट, कैंपस, डाउन। तो कैंपस, डाउन, कैंपस आपने वर्ड सुना होगा, कैंपस, कैंपस क्या है, यहाँ पर पीछे दिखाते हैं आपको, पहले तो कैंपस ही दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया था। तो हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कैंपस ब्राज़ील में कहते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को कैंपस कहते हैं ब्राज़ील में। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया है या नहीं दिया है, हाँ दिया है, देखिए कैंपस का यहाँ पर दिया है, कैंपस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कैंपस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला, तो हमें 5th मिल गया। फिर सीडर है, ऑलिव्स है, सीडर क्या है और एलिफेंट क्या है, तो एलिफेंट तो जानवर ही होगा, एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ये तो हमारा जानवर ही होगा और कोई हमारा यहाँ पर जानवर के बारे में दिया नहीं है। तो एलिफेंट क्या हो गया, 4 हो गया बी, ठीक है। जो पहले हमें आते हैं, जो जिस पे हम मेजोरिटी होती है कि हाँ यही होगा आंसर, तो हमें पहले वो करने चाहिए। उसके बाद डाउन कैसे कहते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया था कि जो हमारे यहाँ पर भी मैंने बताया था, एक मिनट, डाउन, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने आपको बताया था डाउन कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स को, डाउन कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेम्परेट ग्रासलैंड्स को। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया, डाउन किसे आता है, टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया 6। अब क्या बचा बच्चों, ऑलिव्स बचा, सीडर बचा और वॉलरस बचा, एलिफेंट हो गया, कैंपस हो गया और डाउन हो गया। तो ऑलिव्स के बारे में आपने पढ़ा था, ऑलिव्स क्या है, एक सिट्रस फ्रूट है, खट्टा फ्रूट होता है, सिट्रस फ्रूट होता है, ये कैसा फ्रूट होता है, सिट्रस होता है, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो इसे हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं, ये 3rd हो गया। अब बचा हमारा वॉलरस और सीडर। तो ये बताइए सॉफ्टवुड ट्री की एग्जाम्पल कौन सी है, इसमें वॉलरस है या सीडर है। तो यहाँ पर एक पोलर एनिमल दे रखा है और हमारा एक एनिमल दे रखा है और सॉफ्टवुड ट्रीज दे रखा है। तो पोलर एनिमल, इसमें से एक एनिमल है और एक ट्री है, तो बताइए दोनों नाम एक से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कौन सा जानवर है और कौन सा एनिमल है, मतलब कौन सा एनिमल है और कौन सा प्लांट है। तो आप इसका नाम कैसे बताएंगे, बताइए। तो जो सीडर होता है वो क्या होता है, हमारा एक सॉफ्टवुड ट्री की एग्जाम्पल है। ये हमारा कॉनिफेरस ट्री जो होते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, उसमें मिलते हैं ये सीडर। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया हमारा। और फर्स्ट जो है हमारा वॉलरस जो है, एक ये एनिमल का नाम है जो एक पोलर रीजन में मिलता है। कहाँ पर मिलता है ये, पोलर रीजन में, जहाँ पर मतलब पोल्स पर, जहाँ पर कोल्ड रीजन में, जिसे हम कह सकते हैं ठंडे इलाके में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे आप दोबारा देख लीजिए। पहला क्या है हमारा, ये बच्चों 2 है, ये 2 है, 2 पहले में 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, 6, 3, 5। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, द डैश ग्रासलैंड्स आर नोन एज द नेचर्स जू। ये कह रहे हैं कौन सा ग्रासलैंड ऐसा है जिसे हम नेचर्स जू के नाम से जानते हैं, क्या, नेचर्स जू के नाम से जानते हैं, मतलब कुदरत के जू के नाम से जानते हैं। तो किसे कहते हैं हम, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होता है उसे हम जानते हैं नेचर्स जू के नाम से, ठीक है, TROPICAL, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है TROPICAL, ट्रॉपिकल, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल्ड बफेलोज आर कॉमनली फाउंड इन डैश रीजन। ये कह रहे हैं जो वाइल्ड बफेलोज होते हैं हमारे, वो कॉमनली किस रीजन में पाए जाते हैं, तो वो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। किस में, टेम्परेट रीजन में, ठीक है, टेम्परेट, TEMPERATE, टेम्परेट रीजन में। उसके बाद दूसरा है द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज डैश फॉरेस्ट। जो मैंने बताया था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। चलिए आपको दिखाई देते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पे आ जाइए जल्दी से। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं और ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मॉनसून और सीजनल फॉरेस्ट के नाम से। तो इसका हम दोनों लिख देते हैं, आप चाहें तो, या खाली मॉनसून फॉरेस्ट भी लिख देते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए, मॉनसून फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। तो यहाँ पर लिखना है हमें, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज, यहाँ लिखिए आप, मॉनसून फॉरेस्ट आर नोन एज, क्या, यहाँ पर देखिए 2 नाम है ना, तो दोनों लिख दे रहे हैं, मॉनसून और ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, तो दोनों लिख दे रहे हैं यहाँ पर, या आप चाहें तो एक लिख दें। तो चलिए दोनों ही लिखते हैं, मॉनसून एंड करके, यहाँ पर ये एंड का साइन होता है, एंड ट्रॉपिकल
सीजनल, SEASONAL, सीजनल। उसके बाद फॉरेस्ट तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। फिर है फोर्थ, महोगनी, बैम्बूज एंड हार्डवुड ट्रीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल डैश फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं जो महोगनी, बैम्बू और जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं वो किस फॉरेस्ट में होते हैं, कौन से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होते हैं, तो वो होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर लिख लिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, GREEN। ठीक है। फिर फिफ्थ है, ग्रासलैंड आर द होम ऑफ मैनी डैश एनिमल्स। तो ऑफकोर्स हर्बीवोर्स एनिमल, जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो काफ़ी हर्बीवोर एनिमल्स के घर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर घास खाने वाले जानवर आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, घासें होती हैं। तो घासें खाने वाले जानवर कौन से होते हैं? हर्बीवोरस, ROUS। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देख लिए HERBI है ये स्टूडेंट्स, थोड़ा करीब हो गया है, BI, HERBIVOROUS, हर्बीवोरस एनिमल। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कह रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स कितने तरह के होते हैं, या क्या कौन कौन से टाइप्स हैं ग्रासलैंड्स के? तो आंसर नंबर फर्स्ट बताना है हमें। ग्रासलैंड्स पे आ जाइए। ग्रासलैंड्स हमने कहाँ पढ़ा था अभी, तो यहाँ पर आइए, ग्रासलैंड्स पेज नंबर 114। यहाँ पर लिखा है द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर कैटेगराइज इन टू द फॉलोइंग टू टाइप्स। ये है ना, उसके पहला क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दूसरा क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड। तो आंसर नंबर फर्स्ट है 114 पर, पेज नंबर 114, आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन दोबारा से आपको समझाते हैं, दोबारा से क्या पूछा इन्होंने, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कितने तरह के होते हैं, पेज नंबर 114 पर इसका आंसर है। तो यहाँ पर लिख लिए पेज नंबर 114 इसका आंसर, आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज डी। यहाँ पर जल्दी से लिख लिए, यहाँ से लिखना है द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। उसके बाद ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज डी। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज डी हो गया हमारा, ये आंसर हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, एक्सरसाइज डी हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे आ जाइए जल्दी से। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसे हम रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एज मोस्टली फाउंड इन द ओरिनोको एंड द अमेजन बेसिन्स ऑफ साउथ अमेरिका, द कंगो रिवर बेसिन इन अफ्रीका, साउथ एशिया। ये तो जगह के बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं इन इंडिया द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। उसके बाद दीज एरियाज आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर विद इन द ट्रॉपिकल जोन। दिस रीजन एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद नो ड्राई सीजन थ्रू आउट द ईयर। द टेम्परेचर इज अबाउट 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जो हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये हमारा ट्रॉपिकल मतलब रेन फॉरेस्ट है, इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से क्यों जाना जाता है, इसे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है हमारा, ये हमारा क्या है, दीज आर एरियाज आर लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। ये इक्वेटर के दोनों साइड पे मौजूद है और वहाँ का जो रीजन है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें कोई ड्राई सीजन नहीं होता है, हमेशा बारिश होती रहती है। क्या इसमें कोई बच्चों ड्राई सीजन नहीं होता है, बारिश होती रहती है, इसीलिए ये हरा भरा रहता है और हरा भरा रहने की वजह से इसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो कहते ही कहते हैं और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो पहले हम इसका आंसर क्वेश्चन से ही लिखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 101 पे है इसका आंसर, 111 पर, पेज नंबर 111 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज क्या, बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज। उसके बाद पेज नंबर 111 पे आ जाइए, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज डी। बिकॉज दीज एरियाज लोकेटेड ऑन बोथ साइड, बिकॉज दीज एरियाज लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर विद इन द ट्रॉपिकल जोन। दीज रीजन एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद नो ड्राई सीजन थ्रू आउट द ईयर। द टेम्परेचर इज अबाउट 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज डी, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ तक। बिकॉज के बाद यहाँ से लेना है दीज से लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज टुंड्रा वेजिटेशन, नेम द मेन ट्रीज एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं टुंड्रा वेजिटेशन क्या होती है, उसके कुछ मेन एनिमल ट्रीज
के नाम बताओ जो कि उस फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो टुंड्रा वेजिटेशन हमने यहाँ पढ़ा था, ये रहा पेज नंबर 115 पे। टुंड्रा इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ वेरी लो प्लांट स्पीशीज इंक्लूडिंग ग्रास, ड्वार्फ शर्ब्स, मोसिस एंड लाइकन्स। इट डज नॉट इंक्लूड ट्रीज। ये तो टुंड्रा की यहाँ से डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देते हैं। वेजिटेशन इंक्लूड्स ग्रासेस, यहाँ से ग्रासेस, मोसेस, लाइकेंस, फ्लावर और फ्लावरिंग हर्ब्स एंड स्कैटरिंग लो ऑफ लो शर्ब्स, ये हो गया। फिर एनिमल्स के बारे में यहाँ पर दिया है। एनिमल्स स्पीशीज इंक्लूडिंग रेंडियर, पोलर बियर, ब्लू फॉक्स, सील्स, मुस्क ऑक्सन, आर्टिक ऑयल, आउल एंड फ्रेश वाटर फिशेज़, यहाँ तक। तो ये तीनों पॉइंट लिखने हैं आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। वेजिटेशन के बारे में हो गया, ये एनिमल के बारे में हो गया, और ये टुंड्रा की डेफिनेशन हो गई, टुंड्रा वेजिटेशन की, ठीक है। तो ये आंसर नंबर कौन सा हो गया? आई थिंक आंसर नंबर हमारा 3 है, ये पेज नंबर 115 पर। आंसर नंबर 3 पेज नंबर 115 पर 115। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी। ये आंसर नंबर 3 हो गया, एक्सरसाइज डी हो गया, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट है आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी, ठीक है। टुंड्रा से लेकर यहाँ तक ये एक पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये हमारे आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मेंशन द यूज़ ऑफ कॉनीफेरस फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं उसका यूज़ बताना है। तो कॉनीफेरस फॉरेस्ट में आइए, हमने इसमें पढ़ाया तो था आपको, कॉनीफेरस फॉरेस्ट का ऐसा यूज़ तो नहीं दिया है। अब ये यहाँ पर दिया है, कॉनीफेरस फॉरेस्ट हैव अबंडेंस ऑफ ट्रीज, द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग पल्प विच इज़ यूज फॉर, यहाँ से लिख लिया आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आंसर नंबर आई थिंक 4, आंसर नंबर 4 है ना जी। आंसर नंबर 4 है पेज नंबर 113 पर। मेंशन द यूज़ ऑफ 113, पेज नंबर 113, ठीक है। 113 पेज नंबर 113 पे है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज डी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। बस आंसर करा रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है अब इसमें। वाई डू द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉर ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ये कह रहे हैं जो ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स को, पत्तियों को क्यों झाड़ देते हैं ड्राई सीजन में? टू प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ वाटर। तो आपको लिखना है द ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। चलिए पहले हम आपको यहीं से दिखा देते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में आ जाइए आप, यहाँ पर दिखाते हैं आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, पेज नंबर 112 पे। यहाँ पर लिखा है, यहीं कहीं लिखा था हमने, अभी देखते हैं। हाँ, दे एक्सपीरियंस अ लॉन्ग ड्राई सीजन फॉलोड बाय अ वेरी रेनी सीजन। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर सो दे गिव अ लुक ऑफ बैरन फॉरेस्ट। तो यहाँ से ये पूरा लिख लिए, ये हमारा पूरा हो गया, उसे छोड़ दिए। आंसर नंबर 5 है आई थिंक हमारा, ये आंसर नंबर 5 है ना। चलिए अभी देखते हैं कौन सा है आंसर नंबर 5, एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी हो गया आंसर नंबर 5 का। पेज नंबर कौन सा है बच्चों? पेज नंबर है 112, पेज नंबर 112, एक्सरसाइज डी है ये, एक्सरसाइज डी है, एक्सरसाइज डी, ठीक है। पेज नंबर 112 है, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। चलिए वापस आ जाइए क्वेश्चन पे। ये था हमारा वाई डू द ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स। तो 112 पे है इसका आंसर, 112 पे। बुक से अब इससे क्वेश्चन से कुछ नहीं लेना है हमने, सारा हमने वहीं से ले लिया है, तो इसे आप रब कर दिए, इससे नहीं लेना है हमें, ठीक है। ये आपको रब कर देना है, ये नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज ई पर। व्हाट आर फॉरेस्ट, हाउ आर दे यूजफुल टू अस। ये कह रहे हैं फॉरेस्ट क्या होते हैं और वो हमारे लिए यूज़फुल क्यों होते हैं। तो फॉरेस्ट अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया था शुरुआत में ही, फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, फॉरेस्ट वाले पार्ट पर आ जाते हैं। ये रहा फॉरेस्ट। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज दैट आर ग्रोन इन पर्टिकुलर प्लेस ऑफ रीजन विदाउट द हेल्प ऑफ मैनकाइंड आर नोन एज फॉरेस्ट, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे? फॉरेस्ट हो गए। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज grown in a particular place of region without the help of mankind are known as forest. आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज ई। डी के बाद ई आता है ना, तो ई ही होगा। तो एक्सरसाइज कौन सी हो गई हमारी? ई हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट पूरा हो गया यहाँ से। नेक्स्ट है, इन्होंने पूछा है कि इसका फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट में लिखा था, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, ये है ना एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। देखिए दोबारा से क्वेश्चन पर दिखाते हैं आपको। वाई आर फॉरेस्ट, व्हाट आर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होते क्या हैं, हाउ आर दे यूज़फुल टू अस, वो यूज़फुल कैसे होते हैं। तो देखो बच्चों, इसका आंसर पहले 101 पे है, मतलब 111 पे है। उसकी डेफिनेशन पहले हो गई पेज नंबर 111 पर, पेज नंबर 111 पर इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद ये पूछा है कि फॉरेस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, यूज़फुल क्यों है फॉरेस्ट। तो एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ हैं।
फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स रॉ मटेरियल फॉर मैनी ऑफ द प्रोडक्ट वी यूज़ एंड ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिएक्शन। तो खाली आप यही वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, वन मत लिखिएगा, नंबर मत लिखिएगा, खाली लिखिएगा एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद लिखिएगा फॉरेस्ट प्रोवाइड से लेकर पूरा यहाँ से, ये नंबर मत डालिएगा, यहाँ से पूरा लिखिएगा यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से ये लिख लीजिएगा, चाहे वैसे तो ये लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहीं तक ठीक है, बस यहीं तक ठीक है। तो ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज ई का, ठीक है। तो पेज नंबर 113 पे भी हमारा आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट। तो 111 और 113 पे इसका आंसर है। फिर है विच आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं पहले तो नेचुरल वेजिटेशन की 3 कैटेगरीज बताओ और टाइप ऑफ फॉरेस्ट पे शॉर्ट नोट्स लिखो। तो ये बहुत बड़ा आंसर है। 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन की 3 ब्रॉड कैटेगरीज क्या थी नेचुरल वेजिटेशन की। तो यहाँ पर इन्होंने बताया था नेचुरल वेजिटेशन की 3 ब्रॉड कैटेगरीज थी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और शरब्स। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हो गई नेचुरल वेजिटेशन की। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे है यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये 6 हैं पूरे, तो इस पर नोट लिखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हम टिक ही करा देते हैं आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसका है पेज नंबर 111, पेज नंबर 111 पर 111 पर इसका आंसर, पेज नंबर 111 पर, ठीक है। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई। यहाँ से लिखना है नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासीफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। पहला है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। ये पूरा लिखना है यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा लिखना है। यहाँ तक लिखने के बाद ये क्या है, आंसर नंबर हमारा कौन सा है, आंसर नंबर कौन सा है, ये आंसर नंबर 2 है, एक्सरसाइज ई है, ठीक है। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक। उसके बाद लिखना है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में आपको लिखना है बस यहीं तक, यहाँ से पूरा लिखना है। अ ग्रुप ऑफ ट्री डेट ग्रोन इन अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ रीजन विद इन द हेल्प विदाउट द हेल्प ऑफ मैनकाइंड आर नोन एज फॉरेस्ट। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट लिखना होगा आपको, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पूरा। ये 6 नाम देने होंगे आपको खाली। नोट वैसे तो बड़ा होता है मगर 6 नाम लिखने हैं, इससे आपको डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आंसर नंबर फर्स्ट भी हो गया एक्सरसाइज ई का। तो आंसर नंबर 2 भी हो गया एक्सरसाइज ई का, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। मतलब देखा जाए तो ये यहाँ से लेकर नेचुरल वेजिटेशन से लेकर पूरा कंजर्व वाटर तक आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। थोड़ा बड़ा है मानते हैं, मगर देखने में बड़ा लग रहा है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन के आंसर हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपका आंसर है। कहाँ से, नेचुरल वेजिटेशन से लेकर यहाँ तक, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का। और ये तो आंसर नंबर हमारा कौन सा था, फर्स्ट था, ये तो अलग आंसर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जल्दी से। व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इट्स ग्रोथ। और क्या फैक्टर होते हैं जो कि उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन लिखी थी, यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन लिखी थी कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स दोज प्लांट विच ग्रो नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल, रेप्टाइल, बर्ड्स एक्सेट्रा विच लिव ऑन नेचुरल हैबिटेट। द वाइल्ड लाइफ इज इनिशियली लिंक विद नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द हैबिटेट, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। The geographical factor which influence the growth of and development of natural vegetation in the region are latitude of the place, relief, ये तो पूरा लिखना पड़ेगा, and land above sea level, climatic conditions, slope of the land and type of soil, ठीक है। यहाँ तक, पहले तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन में क्या है, दोबारा दिखाते हैं क्वेश्चन में। विच ये है नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है और उसके फैक्टर क्या क्या हैं जो उसकी ग्रोथ को बचाता है, रोकता है। पेज नंबर 111 पर आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई, पेज नंबर 111 पर आंसर नंबर 3। द नेचुरल वेजिटेशन से लिखना है, द नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स दोज प्लांट विच ग्रो नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। और द वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल, रेप्टाइल, बर्ड्स एक्सेट्रा विच लिव इन अ नेचुरल हैबिटेट। उसके बाद ये लाइन छोड़ देनी है, यहाँ से लिखना है द से लेकर सॉइल तक। तो यहाँ पर आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई कंप्लीट हो जाएगा। शुरू कहाँ से होगा, आंसर नंबर 3 यहाँ से, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई यहाँ से शुरू होगा, दा से शुरू होगा, यहाँ पर ख़त्म होगा, फिर यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा। मतलब बीच में ये बीच वाली लाइन छोड़ देनी है हैबिटेट तक,
ठीक है स्टूडेंट, दा से लेकर हैबिटेट तक छोड़ देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ नॉर्मली फाउंड इन द कोल्ड डिजर्ट एंड वाई। ये करें किस तरह की वेजिटेशन जो है कोल्ड डिजर्ट में पाई जाती है और क्यों पाई जाती है। तो कोल्ड डिजर्ट कहाँ है हमारा, कोल्ड डिजर्ट भैया, कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन ये रही, और यहाँ पर है वेजिटेशन इंक्लूड ग्रासेस, मोसेस, लाइकन, फ्लोरिंग, हर्ब्स एंड स्कैटरिंग ऑफ शरब्स। अब यहाँ पर ये तो क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो छोड़िए इसे, रहने देते हैं, ठीक है, इसे हटा देते हैं, ये हटाइए। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड। ये कह रहे हैं वर्ल्ड के किस पार्ट में सीजनल ग्रासलैंड मिलती हैं हमें। तो सीजनल ग्रासलैंड कहाँ है हमारा, टेम्परेट ग्रासलैंड हमारा था जो सीजनल ग्रासलैंड, पेज नंबर 114 पर ये रहा। सीजनल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन ऑफ 40 डिग्री टू 45 डिग्री लैटिट्यूड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट। ये हो गया आंसर नंबर, आंसर नंबर कौन सा है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन था ना, पेज नंबर 114, पेज नंबर 114, ठीक है। यहाँ पर पहले पेज नंबर लिख लिए बुक, इस पे पेज नंबर 114, आंसर नंबर 5 हो गया हमारा एक्सरसाइज ई का। तो यहाँ पर लिख लिए आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज ई। तो यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गई, ठीक है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, बाकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से लिख लीजिएगा पूरा आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको आंसर लिखना है सीजनल से लेके कॉन्टिनेंट्स तक, एक्सरसाइज ई का। और हमने सिर्फ ये आंसर कंप्लीट कट कराया है, बाकी हमने आपको सब करा दिए हैं। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जल्दी से आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए। अब देखिए हिस्ट्री में पढ़ा हमने चैप्टर नंबर 6 ये कंप्लीट कर लिया है, और 2 चैप्टर आ रहे हैं 7, इसका एक चैप्टर रह गया है हमारा। ज्योग्राफी में हमारे 2 आ रहे हैं 16, 17, जिसमें हमने 1 कर दिया है पार्ट नंबर 7 में कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसका चैप्टर 17। उसके बाद सिविक्स में हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं, द रोल ऑफ मीडिया, यानी इसका चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर 26। तो ये आपको हमने सिलेबस दोबारा से बता दिया है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।